11 बिजनेस आर्टिकल्स बिजनेस न्यूज़पेपर से मैंने कलेक्ट किया है और इन्हें मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, एनालाइज करने वाला हूँ। 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे मिले हैं वो हैं ये। तो अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस और कवरेज तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक एक चीज तोड़कर मैं सिंपल वे में बताऊंगा कि दुनिया में सारी होने वाली चीजें कैसे आपके फाइनेंसेस को, आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है। आपकी सैलरी, बिजनेस, आपके लोन्स, ईएमआईज, लाइफस्टाइल, हर चीज इंपैक्ट होगी इन सारी खबरों से। तो शुरुआत करूंगा मैं एक ओवरव्यू से। आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है, 11 आर्टिकल्स हैं, कौन से आप ये देखो। सबसे पहले तो यूएस और बांग्लादेश ने एक पैक्ट साइन किया। इसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं एक टाइट स्पॉट पे आ गया है और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां फिर से इतनी ज्यादा खुश नहीं है। तो हमारे लिए टैरिफ तो कम किया लेकिन उनके लिए और कम कर दिया। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा हमारे एक्सपोर्टर्स को, तो इसके बारे में कवरेज होगा। यूएस लॉ मेकर्स H1B वीजा को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए एक बिल भी लेकर के आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ हाइप है या फिर रियली यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार ये डिस्कस करेंगे। चाइना ने अर्ज किया है अपने बैंक्स को कि आप अब यूएस ट्रेजरीज को खरीदना बंद करो, एक्सपोजर को कम करो। तो क्या सही में अब यूएस ट्रेजरीज को बेच करके ये पैसा कहीं और डालने वाला है, मे बी गोल्ड। तो क्या गोल्ड में बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है यहां से, ये डिस्कस करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और HPCL ये बाय करने वाले हैं ऑयल वेनेजुएला से। जी, तो अब वेनेजुएला से ऑयल आएगा रशिया की जगह। क्या रशिया को रिप्लेस करने वाला है वेनेजुएला हमारी ऑयल कंपनीज के लिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं दो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हो सकते हैं। यूएस ने कहा है कि उन्हें इन्फो चाहिए ओवर ईरान ऑयल इंपोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस से इंफॉर्मेशन मांगी गई है ओवर ईरान ऑयल इंपोर्ट्स कि कहीं सैंक्शनड ऑयल तो यहां पे ट्रेड नहीं किया गया अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा। और दूसरा, इंडिया ने सीज किए हैं 3 टैंकर और ये फर्स्ट एक्शन है अगेंस्ट डार्क फ्लीट। ये डार्क फ्लीट क्या है? जो रशियन ऑयल को इधर से उधर लेकर के जाता है पूरी दुनिया भर में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है अगर आप देखोगे इंटरनेशनल। और न्यूज़पेपर देखो कितने छोटे छोटे आर्टिकल्स प्रिंट कर रहे हैं। छोटा सा एक सेक्शन दिया है इस आर्टिकल को इन्होंने, कोई कवरेज ही नहीं दी। तो कुछ तो बढ़िया है, हमें ऐसा लगता है यहाँ पे। इसके अलावा स्मॉल फर्म्स जो है ये यहाँ पे शो स्टील कर रही हैं। छोटी कंपनीज इंडिया में बहुत बढ़िया मुनाफा और ग्रोथ कर रही हैं। बड़ी कंपनीज लैगार्ड्स हैं, पीछे पड़ गई हैं, पीछे छूट गई हैं। अब तो कौन सी छोटी कंपनीज हैं और कौन से सेक्टर्स की हैं जहां पे इतना बढ़िया ग्रोथ आ रहा है? इसके अलावा रीथिंक ऑक्शंस एंड रिटेन सेफगार्ड्स। नीति ने कहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारा सेगमेंट है, सेक्टर है, यहाँ बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है और हम लोग को अगर कैचअप करना है चाइना से और यूएस से तो ये चेंजेस करने होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जनवरी में पावर डिमांड 16 ईयर के हाई पे चली गई है। तो पावर सेक्टर के लिए क्या ये बहुत अच्छी खबर है? एक बार ये देखना होगा कि पावर सेक्टर यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है और आगे क्या ये डेवलपमेंट्स जो है, ये जो एस्टिमेट्स हैं, क्या वो भी अब रिवाइज होंगे और आगे डिमांड बहुत अच्छी रहेगी? ये एक बार जानते हैं। डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन इन 2 ईयर्स। हम लोग डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन करना चाहते हैं 2 साल में। कैसे होगा, कौन सा सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, ये जानेंगे। और रूरल एरियाज में पैसेंजर व्हीकल सेल्स 7% बढ़ा है जनवरी में, ये डेटा है फाडा से। तो रूरल इकोनॉमी क्या बेटर हो रही है पहले से? क्या रूरल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है? गांव देहात में लोग कैसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स खरीद पा रहे हैं? या फिर लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट द्वारा, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है लैंड बेच के, वो उससे खरीद रहे हैं। एक बार इस डेटा को भी हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है उन 11 आर्टिकल्स का। सो आप आखिरी तक देखो अगर आपको इंटरेस्टिंग सेगमेंट समझना है तो। स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आर्टिकल से। बांग्लादेश और यूएस ने पैक्ट किया जिसकी वजह से इंडिया का जो टेक्सटाइल और कॉटन एक्सपोर्ट्स है अब दे आर इन अ टाइट स्पॉट। अब कैसे, ये देखते हैं। इंडियन टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडिया, यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसको एज अ डबल एज स्वॉर्ड देखती है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। 2 धारी तलवार है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक तो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ है कुछ टेक्सटाइल और अपैरल गुड्स से फ्रॉम बांग्लादेश। तो यूएस ने कहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड और अपैरल से, अगर वो बांग्लादेश से यूएस जाते हैं तो उस पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी है। तो इंडिया के लिए तो 18% है मिनिमम, लेकिन उनके लिए 0 कर दिया गया है। इंडिया का जो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट है ना टू बांग्लादेश, ये भी हिट हो सकता है क्योंकि एडवांटेजेस अनाउंस किए गए हैं फॉर यूएस कॉटन इंपोर्ट्स टू द नेबरिंग कंट्री। अब बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि यूएस से जो कॉटन आएगा ना उसके लिए हम रिलैक्सेशंस देंगे। तो यूएस से आने वाले कॉटन और ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में मार्केट में, कहीं ना कहीं उनको एक डिसएडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। अब यहां पे काफी सारे सेक्टर्स इन्होंने ओपन कर दिए जो पहले प्रोटेक्टेड थे और स्लाइड गेन लिया इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में। तो बांग्लादेश में बता दूं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये मेन कंपेटिटर है इंडिया का भी।
ठीक है, टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और अलॉन्ग विथ चाइना एंड वियतनाम। और इस अग्रीमेंट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ट्रिम करेंगे, कम करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को, 20% पे था उसे 19% पे ले आएंगे। तो टैरिफ डिफरेंशियल जो था ना, इंडिया के पास जो एडवांटेज था थोड़ा कम हो गया वो पहले से, अगर आप देखोगे तो। और पहले 2% का था एडवांटेज, अब ये 1% का रह गया है। तो यूएस कमिटेड है कि वो मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेगा जिससे वो टेक्सटाइल और अपैरल गुड्स जो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ रेट पर ले आए। तो इंडिया के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए फिर से आ चुकी है एक बैड न्यूज, मैं कहूंगा, और इसका असर आपको उनके स्टॉक प्राइजेस पे भी दिख रहा होगा। अब इंडस्ट्री का क्या कहना है देखते हैं। इंडस्ट्री कह रही है कि सबसे पहले तो चैलेंज दो फोल्ड है, दो लेयर हैं इसके चैलेंज के। एक तो जो टैरिफ था, पहले 2% का डिफरेंस था, अब ये 1% पे आ गया है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहां प्रॉफिट मार्जिन ही 1-2% का होता है, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। 1% से भी डिफरेंस पड़ता है कि वॉलमार्ट आपसे आपको ऑर्डर देगा या बांग्लादेश को देगा। 1% का भी डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसी और को दे देगा। इतना मतलब टाइट मार्जिन है इसमें। आप ऐसे सोचो, क्योंकि आपका एडवांटेज ही सबसे बड़ा क्या है, कॉस्ट, कि आप वो सस्ते में दे पा रहे हो। अब बांग्लादेश ऑलरेडी लीडिंग एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का टू यूएस अलॉन्ग साइड चाइना, वियतनाम एंड इंडिया। तो कोई 1% का भी एडवांटेज अगर उन्हें मिलता है ना, तो बड़े अच्छे से वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इससे नुकसान किसका होगा, इंडिया का होगा। तो इंडिया को हमें देखना होगा कि इंडिया यहाँ पे क्या करता है। बांग्लादेश करीब 44 बिलियन के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 80% कॉटन गारमेंट्स है, और 17 से 18 बिलियन ऑफ यार्न और फैब्रिक डिमांड यहां पे ये इंप्लाई करता है कि इससे इतना डिमांड होगा यार्न का और फैब्रिक का। और इवन यूएस मार्केट अलोन अगर आप देखोगे ना 70,000 करोड़ का है, तो ये कंस्टेंट जो है ये होल्ड करता है कि बांग्लादेश का जो स्पिनिंग है, प्री ट्रीटमेंट और जनरेशन सेक्टर है, ये फुल्ली पिवट नहीं कर सकता टू यूएस कॉटन ड्यू टू एंट्रेंस्ड एक्सपोजर टू यूरोप एंड यूके। तो सिर्फ 20 से 25% ही यार्न और फैब्रिक डिमांड है वो इंटरनली मीट कर सकता है। उसके लिए उसे इंडिया से आउटसोर्स करना होगा चीजों को, और वियतनाम से। तो इंडिया में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं यार्न और कॉटन के, उन्हें फायदा होगा, फैब्रिक डिमांड जो फैब्रिक है और यार्न पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करनी है बांग्लादेश को। लेकिन बाकी कंपनीज के लिए जरूर ये चैलेंजिंग रह सकता है। तो बताइए आपका क्या कमेंट है इस पे। क्या इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर अब फिर से वैसे ही आ जाएगा कि भाई स्टॉक प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि यहां से संभलेगा? अब बात करता हूं H1B वीजा की। H1B वीजा को लेकर के एक न्यूज आई है, और यूएस ने कहा है कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक बिल टू एंड H1B वीजा। कौन सा है भाई ये लॉ मेकर? क्या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है वहां की? तो एक यूएस लॉ मेकर है, उसने इंट्रोड्यूस किया है बिल टू एंड H1B वीजा प्रोग्राम। कहा है कि कॉर्पोरेशन जो है ना अब्यूज कर रहे हैं सिस्टम का, फायदा उठा रहे हैं, और चीप फॉरेन लेबर अमेरिका में ला रहे हैं, ना कि टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए बना था। तो इनका नाम है ग्रेग स्ट्यूब, एक रिपब्लिकन है फ्रॉम फ्लोरिडा। रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं और फ्लोरिडा से हैं। और इन्होंने एंडिंग एक्सप्लॉयटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशंस एक्ट मतलब एग्जाइल एक्ट बनाया है। यह बिल ऐसा है जो अमेंड करेगा इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट और H1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करेगा। तो इनका कहना है कि ये फॉरेन लेबर को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर वेल बीइंग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स। तो कहीं ना कहीं आप हमारे सिटीजन्स के लिए भी तो काम करो, खाली चीप लेबर ला रहे हो तो हमारे सिटीजन्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और आप बाहर से अगर लोगों को ला रहे हो तो उनको लाओ जो स्किल्ड हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ना कि आप ऐसे लेबर को भी ले आओ जो ऑलरेडी यूएस में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो आगे की जनरेशन है उन्हें इससे बहुत ज्यादा खतरा है। जो H1B वीजा है, और H1B वीजा पे मैं बता दूं लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं यूएस में। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसी बहुत इंटेंसिटी के साथ क्रैकडाउन किया था इमिग्रेशन पर, लीगल पे भी और इलीगल पे भी, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए वीजा पर। जो H1B वीजा है स्पेसिफिकली वो टारगेट में रहा है। तो एक तो इन्होंने इंपोज किया था 1 लाख का फी, $1 लाख का नए H1B वीजास पे, जिसके वजह से बहुत पैनिक आया, कंफ्यूजन आया, कंसर्न भी आया। अब जो स्टेटमेंट है इसने कहा कि मोर देन 80% जो रेसिपिएंट्स है ना वो इंडियन है या चाइनीज नेशनल्स हैं, जहां पे यंग वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है अमेरिकन वर्कर्स के लिए। इनका कहना है जो वीजा प्रोग्राम है जिसकी वजह से मोर देन 10,000 यूएस फिजिशियंस, अगर आप देखोगे तो वो रेसिडेंसी प्रोग्राम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5,000 फॉरेन बॉर्न डॉक्टर्स आ गए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को पूरे दुनिया से कंपीट करना पड़ रहा है। इसके अलावा कहना है कि 16,000 से ज्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं फॉलोइंग अप्रूवल ऑफ 9,000 H1B वीजा। तो 9,000 H1B वीजा से जो लोग आएंगे बाहर से, इंडिया और चाइना से, वो इनके 16,000 जो अमेरिकन वर्कर्स हैं इनकी जॉब ये लोग खा जाएंगे, इनका ये कहना है। तो दिसंबर 15 से लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वहां का, उन्होंने भी काफी स्क्रीनिंग को एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया, और वेटिंग को ऑफ H1B एंड इट्स डिपेंडेंट H4 वीजास। तो यहां पे हमें देखना होगा कि आगे ये
जो बिल है, प्रपोज बिल, ये लॉ में बदलता है नहीं बदलता है, हालांकि बहुत टफ है ये होना, क्योंकि अमेरिका में ना लॉबिंग सिस्टम है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वहां ना करप्शन लीगल है। कैसे? अगर आपकी कंपनी का फायदा है ना H-1B वीजा से, आप पैसे दोगे, बहुत पैसे दोगे, जिसे आप बोलोगे लॉबिंग है, और सारे सेनेटर्स, लॉ मेकर्स को आप पैसे खिलाते रहोगे और वो आपके फेवर में ही उस लॉ को रखेंगे, आपके अगेंस्ट वो लॉ नहीं लेकर के आएंगे। इस तरीके से मैंने बहुत छोटा सा एक सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर दिया है, हालांकि इसमें और भी इंट्रिकेसीज हैं, बट ये आप कह सकते हो एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको बताया, जितना समय मेरे पास है उसके हिसाब से। तो बहुत कम चांसेस है, आप कह सकते हो कि ये एकदम से बिल में ही बदल जाए प्रॉपर। ये एक प्रपोजल है, बट हमें लगता है कि इसके अगेंस्ट काफ़ी लॉ मेकर्स उठ करके आएंगे, और जो टेक कंपनीज है ना, इनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो हमें नहीं लगता कि वो ऐसा होने देंगे जैसे ये सारी चीज़ें बैन, आउटलाइट जो ब्लैंकेट बैन की बात चल रही है। अब चाइना ने कहा है अपने बैंक्स को कि भैया आप ना एक्सपोजर को कम करो। एक्सपोजर मतलब आपने बहुत सारी यूएस की ट्रेजरीज बाय कर रखी है। ट्रेजरीज मतलब क्या हो गया? यूएस के तुमने बॉन्ड्स बाय कर रखे हैं, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट के, और ये जो है ना अब आप कम करो। डॉलर इसकी वजह से डिप हुआ है 0.2% बीजिंग के बोलने के बाद। तो क्या हुआ एक बार जानते हैं। अब ट्रेजरीज जो है ना, यहाँ पे एक्सटेंडेड लॉसेस हुए, यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स आई हैं, जिससे क्या करती है अमेरिकन गवर्नमेंट, बॉन्ड्स के थ्रू डेट लेती है, उधार। ये उधार किससे लिया हुआ है इन्होंने? चाइना से। चाइना कह रहा है जो उधार है ना, इसको बेचो, आप हमें नहीं रखना, हमें उधार नहीं देना, यूएस गवर्नमेंट को ट्रेजरी नहीं बाय करनी हमें, और उस पैसे को वापस लेके आओ। तो यहाँ पे क्योंकि चाइना ने एडवाइस किया है नेशन के सारे इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपने होल्डिंग्स को कम करो यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में, ड्यू टू कंसर्न्स ओवर मार्केट वॉलेटिलिटी। चाइना का कहना है कि ये ना बड़ा वॉलेटाइल हो गया है और ये इतना सेफ हमें नहीं लग रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसीलिए इसे सेल करना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लंदन में जो यील्ड है वो 2 बेसिस पॉइंट ऊपर था एट 4.22% 30 ईयर बॉन्ड पे, एंड यहाँ पे 3 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, 4.88% आ गया था। तो ब्लूमबर्ग का जो डॉलर स्पॉट है ना, वो ड्रॉप हुआ है 0.2%। तो डॉलर यहाँ पे कमजोर होता हुआ नजर आया, क्योंकि बॉन्ड्स अगर बेचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर में वीकनेस आएगी। अब चाइनीज ऑफिशियल्स ने लिमिट करने को कहा है कि आप यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के परचेज को भी लिमिट करोगे, और जिनका हायर एक्सपोजर है वो तो उसे कम करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक इंडिकेटर है बहुत बड़ा, एंड जो रिक्वेस्ट है ये रीइंफोर्स कर सकता है ग्लोबल ट्रेंड, जहां पे देखा जा रहा था कि इंडिया और ब्राजील जैसी कंट्रीज अपने बॉन्ड एक्सपोजर को कम कर रही थी, जो यूएस बॉन्ड है, और पैसा कहां डाला जा रहा था, गोल्ड की तरफ। तो अब सारा पैसा तो यार गोल्ड में नहीं जाएगा मुझे लगता है, बट वी हैव टू सी, वी हैव टू ट्रैक कि ये पैसा कहां जाने वाला है। क्या पता ऑलरेडी हो चुका हो, हालांकि हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जहां पे रिसर्च की जा सकती है। तो चाइना बेस्ड इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है ना ट्रेजरीज की, वो आधी हो चुकी है टू 682.6 बिलियन, जो लोएस्ट लेवल है सिंस 2008, और पीक था 1.32 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो 2013 में आया था। तो टेकन टुगेदर जो चाइनीज होल्डिंग्स है ना यूएस एजेंसी बॉन्ड्स की और इक्विटीज की, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टेबल रही है सिंस 2023, और चाइना तीसरा सबसे बड़ा होल्डर है ट्रेजरीज का आफ्टर जापान एंड यूके। तो यूके और जापान अभी भी सबसे बड़े होल्डर्स हैं यूएस के ट्रेजरी के, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। तो अब ये सोचने वाली बात इसमें यही है कि क्या ये पैसा अब गोल्ड में जाएगा? कहीं तो जाएगा, वी हैव टू सी कि कहां जाता है। अब हमने H-1B को कवर कर लिया। अब आईओसी और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये दोनों ऑयल खरीदने वाले हैं वेनेजुएला से। यस, सबको लग रहा था कि रिलायंस पहले खरीदेगा, लेकिन हमारी जो सरकारी कंपनीज हैं इन्होंने टुगेदर 20 लाख बैरल मेरे क्रूड बाय किया है वेनेजुएला से। तो जो वेनेजुएला का क्रूड है ना, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, मेरे क्रूड। आई होप कि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही हो, क्योंकि मैं अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ इसे। फॉर डिलीवरी इन द सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल, ये कहना है 2 ट्रेड सोर्सेज का। और जो क्रूड है ना, ये बहुत बड़े लार्ज कैरियर में आएगा, विद आईओसी टेकिंग अबाउट 15 लाख बैरल। इसमें से आईओसी ले लेगा, HPCL रखेगा 5 लाख बैरल। और ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की जो बात की जा रही थी ना, कि अब रशिया से हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके दूसरी कंट्रीज के पास जाना है ऑयल इंपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे वेनेजुएला को पहले चुना गया है। तो वेनेजुएलन ऑयल यहाँ पे आएगा इंडिया में, और इसे कहीं ना कहीं अब यहीं रिफाइन किया जाएगा। जो मेरे है ना यहाँ का बेंचमार्क, इसे प्राइस किया गया अगेंस्ट दुबई के बेंचमार्क के। तो सिमिलर रेट मिलेंगे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएलन ऑयल जो खरीद रहा था फ्रॉम ट्रेडर विटॉल, एंड उसी रेट पर HPCL और IOCL को भी ये ऑयल मिलने वाला है। तो रिलायंस ऑपरेटर है दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का। इन्होंने 20 लाख बैरल वेनेजुएला ऑयल खरीद लिया फॉर डिलीवरी इन अप्रैल फ्रॉम विटोल एट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड $6.5 to $7 per barrel टू ICE ब्रेंट। तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे रिलायंस ने भी यहाँ पे सिक्योर कर लिया है अप्रैल के लिए वेनेजुएलन ऑयल।
अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है कि यूएस ने इन्फो मांगा है ओवर ईरान ऑयल इंपोर्ट्स अडानी एंटरप्राइजेस से। यस, अब अडानी फिर से यूएस के घेरे में आ गया। अडानी और यूएस का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे। अब अडानी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि यूएस ने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी है। कहा है कि जो इंपोर्ट किया गया ईरानियन ऑयल प्रोडक्ट्स है ना इनटू इंडिया, हमें इसके डिटेल्स चाहिए, क्योंकि ईरान ऑयल जो है ना, ईरानियन ऑयल, ये है सैंक्शन। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं। इसका मतलब कि आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपने ट्रेड किया तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगा। बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कंपनी ने इनिशिएट किया डिस्कशन विद ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, एंड ये आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले। तो अडानी गॉट द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई है 4 फरवरी को, एंड इसने स्ट्रेस किया है कि ये कोऑपरेट कर रहे हैं फुली विद यूएस अथॉरिटीज। जो शेयर्स हैं इनके वो 3.5% गिर गए यहाँ पर, और क्लोजिंग पर ये 1% नीचे करीब करीब क्लोज हुए हैं। तो इंक्वायरी जो है अब एक और स्क्रूटनी पे ऐड हो गई है। एक तो इनकी स्क्रूटनी चल रही है यूएस ब्राइबरी वाले केस की, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने एक लॉ फर्म को भी अपॉइंट किया है। अब ये नई इंक्वायरी आ गई है, और ये तो और ज्यादा कंसर्निंग है। मैं आपको बता दूं, वो वाली स्क्रूटनी तो ठीक है, लेकिन अगर सैंक्शन से रिलेटेड कुछ हो गया ना भैया, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे गेम हो सकता है, बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकती है यहाँ पे। तो हमें बहुत क्लोजली वॉच करना होगा अगर अडानी में आपके म्यूचुअल फंड, आपके पोर्टफोलियो, कहीं भी कोई भी एक्सपोजर है अडानी में, तो ठीक है। अब बात करूंगा इसी से रिलेटेड एक और चीज की। अब एक आर्टिकल आया कि इंडिया ने सीज किए हैं 3 टैंकर्स को इन फर्स्ट एक्शन अगेंस्ट डार्क फ्लीट। तो इंडिया ने अचानक से डार्क फ्लीट के अगेंस्ट एक्शन ले लिया। और क्या है भाई ये डार्क फ्लीट? अब कोस्ट गार्ड ने सैंक्शन किए हैं 3 टैंकर्स को, सीज किया है, और ये इन्वॉल्व थे ऑयल स्मगलिंग में। और ये पहला साइन ऑफ अ कंट्री गेटिंग टफ ऑन सो कॉल्ड डार्क फ्लीट। अब ये 3 शिप्स है ना, ये मुंबई के वाटर से लिए गए थे, उठाए गए हैं इनको, एंड बस्ट किया गया है कि इंटरनेशनल ऑयल स्मगलिंग रैकेट। यस, ये एक ऑयल स्मगलिंग रैकेट है, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली ने ऐसा एक्शन लिया है, अकॉर्डिंग टू द पीपल फेमिलियर विद द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। और ये तब आ रहा है जब यूएस और यूरोप बहुत ही टफ हो गए हैं वेसल्स पे मूविंग सैंक्शन ऑयल, जो सैंक्शन ऑयल को इधर से उधर लेकर के जा रहे हैं। अब एक तो इनके पास सब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन था, इसके बाद इनके पास इम्प्रॉपर या फेक फ्लैग रजिस्ट्रेशन थे, और पुअर मेंटेनेंस भी देखा गया, जहां पे सिक्योरिटी और मैरिटाइम सेफ्टी रिस्क थे। जो सीजर्स हैं ये हैपनिंग तब हो रहे हैं जब वॉशिंगटन ने न्यू दिल्ली पे काफी प्रेशर डाला है कि आप रशियन ऑयल लेना बंद करो। भाई रशियन ऑयल लेना तो बंद किया, लेकिन ये बेचारे रशियन से दूसरों को ऑयल बेच रहे हैं, हमने उनको भी पकड़ना शुरू कर दिया है। ये तो बड़ा ही नया डेवलपमेंट है मैं कहूँगा। और इंडिया सेड अर्ली लास्ट ईयर कि ये नहीं अलाउ करेगा सैंक्शन टैंकर्स को कि वो उनके पोर्ट से आए और जाए। इंडिया अपने पोर्ट्स यूज नहीं करने देगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो देखो भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे ये फ्लीट्स भी पकड़ लिया मैंने। यहाँ पे अचानक से जो डार्क फ्लीट वाले ऑयल टैंकर्स लेकर के जा रहे हैं उनको भी पकड़ लिया है, तो मैं एकदम तुम्हारे साइड हूँ, और रशिया से मैं ऑयल इंपोर्ट्स भी बिल्कुल तेजी से घटा रहा हूँ। तो ये चीज़ अब देखने को मिल रही है। अब कोस्ट गार्ड जो है, इन्होंने नेम नहीं किया वेसल्स को जो इन्होंने सीज किया है, लेकिन फोटोज इनकी शेयर की गई। एंड शिप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म tankertracker.com ने आइडेंटिफाई किया कि सेम वेसल्स हैं जो अपनी यूनिक 7 डिजिट IMO नंबर्स से आइडेंटिफाई किए गए हैं, और ये जितने शिप्स हैं ये सैंक्शन है बाय वॉशिंगटन। लास्ट ईयर इनको सैंक्शन किया गया था फॉर लिंक्स विद ईरानियन ऑयल ट्रेड। ये ईरानियन ऑयल ट्रेड से रिलेटेड थे लास्ट ईयर, इनको सैंक्शन कर दिया गया था वॉशिंगटन के द्वारा। तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया किसी ईमेल का, एंड कॉल भी किए गए, बट कोई भी मतलब यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जो शिप के ओनर्स हैं उनसे। सो वी हैव टू सी कि ये डेवलपमेंट जो इंटरेस्टिंग है इतना, इसको आगे कवर किया जाता है या इसको यहीं दबा दिया जाएगा। स्मॉल फर्म्स जो है ये यहाँ पे शो को सील कर रही हैं। कैसे? स्मॉल फर्म्स इंडिया में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रही है एज कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। यस, अगर आप देखोगे तो इनका, आप देखो नेट सेल्स 15% का इंक्रीमेंट है, 9.5% इंक्रीमेंट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 8% बढ़ा है। ये है 23 मिड साइज कंपनीज का, जिनका सेल 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का रहा है इन Q3 FY26। इसके अलावा 1400 स्मॉल कंपनीज ऐसी हैं जिनका नेट सेल्स 10,000 करोड़ से कम का है। उनकी ग्रोथ देखो तुम, सेल्स में 13.5% की ग्रोथ, 14% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 16.5% बढ़ा है इनका। और बड़ी कंपनीज यहाँ पे फ्लैट अर्निंग्स लेके बैठी हुई है 2 साल से, कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही है इनकी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से आउट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे बताता है कि अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि स्मॉल कंपनीज में बहुत अच्छी है और मिड कंपनीज में बहुत अच्छी है, रादर देन लार्ज कंपनीज।
रीथिंक ऑक्शंस एंड रिटेन सेफगार्ड्स, ये कहना है नीति का क्रिटिकल मिनरल्स पे। अब इंडिया यार क्रिटिकल मिनरल्स में आगे कैसे बढ़े? चाइना ऑलरेडी इतना आगे निकल चुका है, कई 20-30 साल आगे चला गया है एटलीस्ट। इसके अलावा यूएस भी यहाँ पे ऑफ कोर्स अपने आप को बहुत आगे लेकर के जा रहा है, एंड ये लीडर्स हैं, ये सारी कंट्रीज, इनके पास कमी नहीं है रिसोर्सेज की, रशिया के पास कमी नहीं है रिसोर्सेज की। तो इंडिया यहाँ पे कैसे ग्रो करेगा? अब बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो नीति आयोग ने सबसे पहले कुछ सजेशन दिए, कहा कि जो सोशल और एनवायरमेंटल सेफगार्ड है ना, इसको तो चेंज मत करो, रखो, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन रेजीम्स हैं इनको रीबैलेंस करना होगा माइनिंग के सेक्टर में। जो हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज नहीं करती है, सरकार करती है। सरकार एक्सप्लोर करके बोलती है कि अरे यहाँ पे इतने लिथियम रिजर्व्स हैं, तो इसके लिए अब हम टेंडर निकाल रहे हैं, कौन इसे माइन करेगा। फिर कंपनीज आके वो रिपोर्ट पढ़ती हैं, सर्वे देखती हैं, पूरा रिसर्च करती हैं, कंपनी को लगता है यहाँ से इतना लिथियम निकल सकता है, हम इतना पैसा कमा सकते हैं 10 साल में, उसके हिसाब से वो बिडिंग करती हैं, ठीक है, उस साइट के लिए। तो ये प्रोसेस होता है कि कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ, कितना मेरे पास बचेगा, उसके हिसाब से मैं टेंडर पे बिडिंग करूंगा। तो ये जो थिंक टैंक है ना, इनका कहना है कि इट मस्ट बी डन थ्रू अ क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन, डेटा डिस्क्लोजर होना चाहिए और राइट्स बेस्ड प्रोग्रेशन होने चाहिए, तभी कंपनी यहां पर आएंगी। और ये होना चाहिए कंडीशनल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ताकि जो अर्ली स्टेज में आ रहा है ना आपका साथ देने, उसको आप थोड़ा सा एडवांटेज दो। इंडिया का जो करंट माइनिंग फ्रेमवर्क है ना, वो एग्जाम करता है क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कंसल्टेशन से एट एक्सप्लोरेशन स्टेज, जहां पे हम कहते हैं जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज हैं वो अवार्ड होते हैं थ्रू ऑक्शंस। तो इस रिपोर्ट में सिनेरियोज दिए गए हैं टुवर्ड्स विकसित भारत और नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब यहां पे क्या हुआ? जीरो एमिशन, जीरो पोल्यूशन, ठीक है ना, जीरो कार्बन एमिशन। तो क्रिटिकल मिनरल असेसमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में रिपोर्ट आई है और आयोग ने वार्न किया है कि अगर आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हो ना क्रिटिकल मिनरल का, ये बहुत जरूरी है इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और एनवायरमेंटल और सोशल अकाउंटेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए। आपको एनवायरमेंट को भी देखना होगा और सोशल अकाउंटेबिलिटी को भी देखना होगा। तो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, और जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक मिनरल्स, ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट है पब्लिक कंसल्टेशन से अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। ये एग्जाम्पशन नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़े ट्वीक्स आने चाहिए, कहना है नीति आयोग का, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप आयोग एक्सप्लिसिटली कहता है कि आप रिटेन करो पब्लिक कंसल्टेशन को और फास्ट ट्रैक करो क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा अड़ंगा नहीं लगा रहा है जो पब्लिक कंसल्टेशन है, और दूसरी चीज है उसको आप सेफ गार्ड कर सकते हो थोड़ा, और फास्ट ट्रैक कर सकते हो। तो 2015 से 2024 के बीच में ना 550 मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया, लेकिन सिर्फ 66 माइंस अपने प्रोडक्शन पर रीच कर पाए हैं 2025 अगस्त 9 2025 तक। आप ये सोचो 550 में से सिर्फ 66 माइंस, मतलब क्या 11%, 12%, दैट्स इट। तो 12-13% यहाँ पे माइंस से प्रोडक्शन पहुंच पा रहे हैं। तो दिस शुड इम्प्रूव। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जो ऑक्शन सिस्टम है ना, इसके वजह से भी अग्रेसिव बिडिंग हो रही है कुछ केसेस में, जहां पे 100% से भी ज्यादा जो एसएस मिनरल वैल्यू है उसका एक्सीड कर जा रहा है। तो हमें लग रहा है यहाँ 100 रुपए का मिनरल है, वहां 200 रुपए की बिडिंग हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा कंसर्न है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें की गई हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स में अभी बहुत काम करना होगा पॉलिसी लेवल पे। पहले तो यार पॉलिसी ऐसी बनाओ कि बिजनेस वाला बंदा जो है वो रिस्क ले पाए, ठीक है, उसका रिस्क एपेटाइट ऐसा हो पाए कि हाँ वो पैसे कमा पाएगा, तभी आप इसमें आगे निकल पाओगे। नहीं तो फिर वही पीएसयूज को घुसाओ इसमें और पैसा बर्न करते रहो और इनएफिशिएंटली चलाते रहो। अब आएगा अगला रिपोर्ट हमारा। अगला ये है कि पावर सेक्टर की डिमांड, पावर डिमांड 16% ईयर के हाई पे चली गई है जनवरी में। यस, 4.5% बढ़कर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 143 बिलियन यूनिट्स हो चुकी है जनवरी में, और हाईएस्ट कंजम्पशन है। तो पावर सेक्टर वाले तो इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि बढ़िया रेवेन्यू भी आना चाहिए यहाँ पे। जो पीक पावर डिमांड था जनवरी में 245 गीगावाट चला गया है। प्रीवियस समर पीक था 243 गीगावाट का। समर में जो बिजली की कंजम्पशन का पीक बनता था वो सर्दियों में बन गया है भाई। तो एसी भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो लोगों ने क्या इतना हीटर चला रखा है, या फिर ये इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्री से डिमांड आ रहा है, एक बार ये देखना होगा। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हीटिंग डिमांड बहुत रहा है नॉर्थ इंडिया के कोल्ड वेव में। तो हीटर्स इसका मतलब बहुत चल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि हीटर्स इस बार बहुत बिके हैं। कौन सी कंपनीज है जो हीटर बनाती हैं, एक बार वो भी रिसर्च करना होगा। अब ये रिपोर्ट एट्रीब्यूट करता है टू द राइज इन पावर डिमांड टू सस्टेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़िया रहा है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो हमारा इंडिकेटर है ये भी 55.4 पर आ चुका है, और आगे भी ग्रोथ ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग्ड अगर मानसून आया तो मानसून की वजह से पावर डिमांड यहाँ पे वीक होगा। तो पावर जनरेशन में सिमिलर जंप आया था जनवरी में, और जनरेशन जो है फ्रॉम ऑल फ्यूल सोर्सेज यहाँ पे बढ़े हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सारे सबके जनरेशन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इवन कोल बेस्ड जनरेशन भी 5% बढ़ा है, और जो इनका शेयर है 74%, हमारा शेयर 74% कोल का है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आप ये सोचो, तो ये कहीं ना कहीं घटाना होगा यार। इलेक्ट्रिक कार को कोयले से चार्ज कर रहे हो
तो काहे का एमिशन घट रहा है भाई, है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। और हाइड्रो और न्यूक्लियर जनरेशन भी बढ़ा है भाई 11.5% और 5.5%, जो एक अच्छा हेल्दी इंक्रीमेंट है। अब डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि भाई इसके लिए चाइना ने बड़ा सताया हमें, और ये 2 साल में हम इसे अचीव करना चाहते हैं। इंडिया एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट कर देगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन परमानेंट मैग्नेट का, जिसके ऊपर चाइना ने अभी कंस्ट्रेंट्स लगा दिए थे और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डर गई थी, और डिफेंस भी। तो यहाँ पे हम होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 साल में इंडिजिनस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट्स का। और ये इन्होंने बोला है फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी समिट में 7,280 करोड़ का इन्होंने लॉन्च किया था अभी फंड, कि सपोर्ट करेंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ एंड परमानेंट मैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं और दूसरे एप्लीकेशंस में भी यूज होती हैं। तो एंटायर वैल्यू चेन हम बना करके देना चाहते हैं कि आप इंडिया में आओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ, चाइना से इंपोर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। उसके लिए पहला स्टेप क्या है, आप सेमीकंडक्टर्स बनाओगे, आप चिप्स बनाओगे, आप ये मैग्नेट्स बनाओगे, परमानेंट मैग्नेट्स बनाओगे जो ईवीज में यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया का यहाँ पे सेंट्रल फोकस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल और क्लाइमेट स्ट्रैटेजी दोनों में ऑटोमोबाइल एकदम सेंटर में आता है हमारे लिए। तो राइजिंग अवेयरनेस है और नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईवी पेनिट्रेशन आगे और बढ़ेगा, और आगे जाकर के जो पूरा सप्लाई चेन है ना, हम लोग आपको यहीं पर ला करके दे देंगे, यहीं पर क्रिएट कर देंगे आपके लिए। आप इंडस्ट्री सेटअप करो, बगल में ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, बगल में ही आपको सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, तो बड़ा ईजी हो जाएगा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना, बड़े सस्ते दाम पे बन भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज मैग्नेट इंपोर्ट्स थे, इस पे भी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आखिरी आर्टिकल है आज का, और यह है रूरल मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स बड़ी बढ़ रही है। तो क्या रीजन है भाई? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो रूरल एरियाज में 7.22% का ग्रोथ आया है पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल्स का, और ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स हैं ये बढ़ी हैं 17.6%। और सबसे पहले तो जीएसटी जो कट आया वो एक बड़ा एडवांटेज है। रूरल कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हार्वेस्ट बढ़िया हुआ, शादियां हो रही हैं। अच्छा, शादी का सीजन है ना भैया, तो शादियों में कार जा रहा है गिफ्ट में, गाड़ियां जा रही हैं गिफ्ट में। फरवरी का जो सीजन है पूरा, जनवरी का जो रहा, दिसंबर में शादियां हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो मिक्स है ना, वो अभी भी अगर आप देखोगे तो अर्बन लेड है। 59.2% अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है अर्बन में, और रूरल में है 40.8%। ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। एंड कंपटीशन भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। Hyundai मोटर्स नंबर 2 कार मार्केट मेकर बन गया है आफ्टर सेवरल मंथ्स। मार्केट शेयर इनका हो गया 12.84%। इसके बाद आता है टाटा मोटर्स 12.38%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 12.34%, और मारुति सुजुकी यहाँ पे अभी भी नंबर 1 प्लेयर है 42% मार्केट शेयर के पास। मतलब महिंद्रा, टाटा और Hyundai को आप ऐड भी कर दोगे ना, तब भी ये मारुति को नहीं बीट कर पा रहे हैं भाई, इतना बड़ा मारुति का मार्केट शेयर है। तो स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट ही बढ़ रहा है यहाँ पे। कंपनीज एक दूसरे का मार्केट शेयर नहीं खा रही हैं, मार्केट शेयर ही एक्सपैंड हो रहा है, तो सारी कंपनीज पैसा कमा रही है यहाँ पे। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, आप ध्यान रखना। और इन्वेंट्री भी यहाँ पे 32 से 34 दिन की आ गई है, जो एक कंस्ट्रक्टिव इंडिकेटर है कि हेल्दी चैनल डिसिप्लिन है और बढ़िया वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है अक्रॉस द नेटवर्क। तो रूरल वॉल्यूम्स यहाँ पे रॉबस्ट हैं, जहाँ पे 20% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, सपोर्टेड बाय पोंगल भी है, मैरिज सीजन है, फुटफॉल बेटर है, अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। तो अर्बन मार्केट्स भी यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जिसपे आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो ईवी रेवोल्यूशन इसी में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अगर आप देखोगे जो चीज़ें सब्सिडीज आ रही हैं, फंड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ही जा रहा है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी है। तो आप एक साथ एक तीर से मल्टीपल निशाने यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे आप ध्यान दो। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर पसंद आया हो ये, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।